हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का एवरेस्ट एकेडमी में। तो आज हम करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, यानी पुराने पेपर पर डिस्कस करेंगे सीडीपी का पार्ट, जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं, जो कि 10 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है? ऑप्शन ए, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। ऑप्शन बी, विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि विकास जो है वो सभी बालकों में एक समान दर से नहीं होता है, बल्कि अलग अलग होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है, केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। तो यहाँ पे केवल वाला ऑप्शन आपको पढ़ते ही कट कर देना है, क्योंकि केवल एक निगेटिव वर्ड है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है, एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं है। विकास जो है वो हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत। ऑप्शन ए, का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन बी, एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रोक देते हैं। ऑप्शन सी, कभी पारस्परिकता नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी दिया है, विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं आपके निगेटिव दिए हैं, तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रोक देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ किससे पाता है? ऑप्शन ए, विद्यालय। ऑप्शन बी, मीडिया। ऑप्शन सी, माता पिता। ऑप्शन डी, अखबार। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चा जो है वो सबसे पहले किस समाज से जुड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, माता पिता। क्योंकि सामाजिकरण को दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला आता है प्राथमिक सामाजिकरण। प्राथमिक सामाजिकरण जिसके अंतर्गत आते हैं माता पिता, घर, परिवार, पड़ोस आदि। और दूसरा है द्वितीयक सामाजिकरण। जिसके अंतर्गत आता है विद्यालय, मीडिया, किताबें आदि। तो यहाँ पे माता पिता जो दिया है वो आता है प्राथमिक सामाजिकरण में। तो ये वही यहाँ पे पूछा है कि प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ किससे पाता है बच्चा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। बटन इस क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? तो यहाँ पे क्या पूछा है कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चा जो है वो वस्तुओं को संकेतों का इस्तेमाल किस अवस्था में करने लगता है। तो ऑप्शन ए दिया है संवेदी गत्यात्मक। ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कि इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो संकेतों को समझने लगता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसकी एज होती है 2 से
7 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए संचालन, ऑप्शन बी स्कीमा, ऑप्शन सी अनैच्छिक सहज क्रियाएं, ऑप्शन डी संप्रत्यय। तो जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं जो होती हैं वो कहलाती हैं स्कीमा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो जीन पियाजे को स्कीमा सिद्धांत का जनक भी माना जाता है, ये ऑप्शन भी पूछ सकता है, याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीपस्थ विकास का क्षेत्र इसे बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की थी? तो यही पूछा यहाँ पे कि ZPD की संप्रत्यय की चर्चा जो है वो किसने की थी? लॉरेंस कोहलबर्ग ने की, या फिर लेव वाइगोत्स्की ने, या जीन पियाजे ने, या हार्वर्ड गार्नर ने? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। और लॉरेंस कोहलबर्ग जो है इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्नर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। पर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से किसकी महत्ता पर जोर देते हैं? ऑप्शन ए संस्कृति, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी नकारात्मक प्रतिपुष्टि, ऑप्शन डी पुनर्बलन। तो जैसा कि अभी आप लोग को ऊपर क्वेश्चन में बताया है कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत में संस्कृति का विशेष योगदान होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन इज राइट आंसर, संस्कृति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? ऑप्शन ए B.F. स्किनर, ऑप्शन बी हार्वर्ड गार्नर, ऑप्शन सी लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन डी लेव वाइगोत्स्की। तो नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का क्रम सुझाया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो यहाँ पे बता दें आपको B.F. स्किनर जो है इन्होंने दिया था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। और हार्वर्ड गार्नर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, जैसा कि अभी बताया भी था ऊपर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, लॉरेंस कोहलबर्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन है एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही दिया है अभिकथन यहाँ पे। इसका तर्क जो दिया है यहाँ पे, एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। मतलब जो सहायक माहौल है वो बच्चों के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें बच्चा सक्षम बनेगा। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी आपको सही विकल्प चुनना है। तो जब यहाँ बता दें आपको अभिकथन भी सही हो और आपका तर्क भी सही दिया हो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है?
ऑप्शन ए पक्षपाती मानदंड, ऑप्शन बी गुणात्मक आकलन का प्रयोग, ऑप्शन सी संस्कृत संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, ऑप्शन डी बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण जो है उसकी आलोचना करने का आधार क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन इज राइट आंसर पक्षपाती मानदंड। बाकी यहाँ पे ऑप्शन बी जो दिया है आकलन का प्रयोग करना, ऑप्शन सी दिया है संस्कृति संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, ऑप्शन डी जो दिया है बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। इन तीनों में बच्चे सहज रूप से एवं सकारात्मक रूप से सीखते हैं और अप्रेरित भी होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेब बायगोसी के अनुसार भाषा क्या है? ऑप्शन ए चिंतन में बाधक है, ऑप्शन बी चिंतन को सुसाधित करती है, ऑप्शन सी चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती है, ऑप्शन डी का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव होता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं आपके निगेटिव दिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चिंतन को सुसाधित करती है। जैसा कि बायगोस्की ने बताया है कि भाषा से बच्चों के विचार बनते हैं, तो वहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चिंतन को सुसाधित करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों को शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? ऑप्शन ए जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन बी समावेशी उपागम, ऑप्शन सी जेंडर समानता, ऑप्शन डी खोजी उपागम। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि बालक को मजबूत मतलब शारीरिक शिक्षा की प्रथा पर आधारित बताया गया है और लड़कियों को गृह विज्ञान के विषय को बताया गया है। तो यहाँ पे लड़का और लड़की में भेदभाव हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन इज राइट आंसर, जेंडर रूढ़िवादिता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में है। ऑप्शन ए समस्या, ऑप्शन बी संसाधन, ऑप्शन सी रुकावट, ऑप्शन डी बाधा। तो यहाँ पे है समस्या, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा, रुकावट ये भी गलत हो जाएगा, बाधा ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो निगेटिव हैं, तो ये गलत हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, संसाधन। संसाधन जो है वो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में सभी बच्चे सहज रूप से सम्मिलित होकर सीखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? ऑप्शन ए सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, बिल्कुल गलत है। अध्यापक द्वारा मतलब अध्यापक केंद्रित जहां पे भी ऑप्शन दिया होगा वो आपका गलत हो जाएगा। सत्र के पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वमूल्यांकन, बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्यार्थियों के द्वारा किया गया स्वमूल्यांकन मतलब खुद का मूल्यांकन, वो भी विद्यार्थियों द्वारा, तो बिल्कुल सही है। मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मानकीकृत क्या होता है, जो चीजें पहले से निश्चित होती हैं या पहले से सेट होती हैं उन्हीं का परीक्षण कराना बच्चों को या फिर उन्हीं का मूल्यांकन करना, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वमूल्यांकन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन है किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। सवाल पूछने अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए बिल्कुल प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका तर्क जो आर है वो यहाँ पे दिया है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है, तो यहाँ पे आपका जो तर्क दिया है ये गलत दिया है। तो आपको बता दें कि जब अभिकथन आपका सही हो और तर्क गलत हो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ए सही है लेकिन आर गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है? बाधा बन जाती है, तो ये भी निगेटिव क्वेश्चन है, तो निगेटिव आंसर भी देखना होगा। सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह, ऑप्शन बी उनके सामाजिक समूहों से संबंधित अप्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति, ऑप्शन सी विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना, ऑप्शन डी एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता के भाव को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना।
ये जो है वो विद्यार्थियों के सफल समायोजन में बाधा बन जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले, ऑप्शन ए, सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी विद्यार्थी जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। ऑप्शन बी दिया है, विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत है। विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं। ये ऑप्शन भी आपका गलत दिया है। विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्योंकि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी जो होते हैं वो अपनी चुनौतियों में या शैक्षिक सामर्थ्य में अलग अलग होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कमतर दृष्टि से जूझते हुए विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि, यहाँ पे पूछा गया है कि जिन बच्चों को दृष्टिबाधिता है, मतलब कम दिखाई देता है, उनके समावेशन के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। ऑप्शन बी, इन विद्यार्थियों का पृथकीकरण किया जाए। ऑप्शन सी, बोर्ड से काफी दूर उनकी सीट स्थिर कर दी जाए। ऑप्शन डी, केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पढ़ाया जाए। केवल वाला ऑप्शन तो देखते ही कट कर देना है, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है। फिर क्या बताया है, बोर्ड से काफी दूर उनकी सीट स्थिर कर दी जाए। एक तो बच्चा पहले से देख नहीं पा रहा है, ऊपर से उसकी सीट बोर्ड से दूर डाल दी जाएगी, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। पृथकीकरण मतलब अलग अलग कर देना, बच्चों को अलग अलग कर देना, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, ADHD से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। ऑप्शन ए, वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। ऑप्शन बी, वे काफी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं। ऑप्शन सी, उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है। ऑप्शन डी, वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि ADHD से जूझते विद्यार्थी के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो ADHD क्या होता है, डिफिसिटी हायर एक्टिविटी डिजार्डर, जो कि बच्चों में बचपन से शुरू होती है और लंबे समय तक जारी रहती है। ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है, काम करने में उन्हें परेशानी होती है, जो एक जगह पे टिकते नहीं है, काफी एक्टिव होते हैं। तो जो बच्चा काफी एक्टिव होगा वो क्या काफी देर तक एक सीट पर बैठा रह सकता है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर, वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है। ऑप्शन ए, जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना। बिल्कुल गलत है, कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होगा उसको किसी भी चीज को समझने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत आसान और सरल सवाल पूछना, ये भी गलत है। प्रतिभाशाली व्यक्ति से बहुत सरल सवाल पूछना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी दिया है, उनमें सफलता की निम्न उम्मीद रखना, मतलब कम से कम उम्मीद रखना। क्या प्रतिभाशाली विद्यार्थी से कम उम्मीद रखना ये एक प्रभावी रणनीति है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए क्या सही है। ऑप्शन ए दिया है, किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक प्रेरणा की जरूरत है। ऑप्शन बी, किसी भी तरह के बाह्य निर्देशन या प्रेरणा की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन सी, बाह्य निर्देशन की जरूरत होती है लेकिन किसी तरह की प्रेरणा की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन डी दिया है, किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देशन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बाह्य निर्देशन की जरूरत होती है लेकिन किसी तरह की प्रेरणा की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि गैर जन्मजात अधिगम सीखने के लिए व्यक्ति को बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की प्रेरणा की आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन जो आपके दिए हैं ये गलत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं।
ऑप्शन ए केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा, तो आपको बताया था केवल जहाँ पे दिया वो आपको कट कर देना है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। केवल अध्यापकों द्वारा बिल्कुल गलत है ये भी। अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा बिल्कुल सही है। निष्क्रिय नकल द्वारा, क्या बच्चों को नकल करके बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रबल रूप से शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के किस में सहायक है? ऑप्शन ए बाल केंद्रित सर्जन, ऑप्शन बी अध्यापक केंद्रित सर्जन, ऑप्शन सी बाल केंद्रित केवल पुनरुत्पादन, ऑप्शन डी अध्यापक केंद्रित या भंजन। तो आपको बता दें कि अध्यापक केंद्रित जहाँ पे होगा वो कभी भी सही नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाल केंद्रित और केवल वाला तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी अध्यापक केंद्रित दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन इज राइट आंसर, बाल केंद्रित या सर्जन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि बाधक बन जाता है, तो जब निगेटिव क्वेश्चन दिया है तो आंसर भी निगेटिव ही देखना पड़ेगा। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, क्योंकि जब उनके जीवन से आधारित कार्य देंगे तो वो बाधा नहीं बनेगी। ऑप्शन बी विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, जब उनकी रुचि के आधारित कार्य देंगे तो भी बाधा नहीं बनेगी। ऑप्शन सी ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, तो ये जब विद्यार्थियों को ऐसे कार्य देंगे जो बहुत आसान होंगे तो वो उनके लिए बाधक बन जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी दिया है ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दें, जब उनके विचारों को महत्व दिया जाएगा तो वो बाधा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? अर्थपूर्ण और संदर्भित, ऑप्शन बी असंदर्भित और अर्थहीन, ऑप्शन सी अर्थपूर्ण और असंदर्भित, ऑप्शन डी संदर्भित और अर्थहीन। तो यहाँ पे असंदर्भित और अर्थहीन दिया है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे अर्थपूर्ण और असंदर्भित दिया है यहाँ पे ये, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। संदर्भित और अर्थहीन, यहाँ पे ये अर्थहीन दिया है तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। निगेटिव है ये तीनों ऑप्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अधिगम जो है वो अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते हैं, किसी भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए उपयुक्त हल ढूंढना, ऑप्शन बी समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, ऑप्शन सी समस्या की पहचान करना, ऑप्शन डी अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन। तो यहाँ पे पूछा है कि समस्या समाधान प्रक्रिया जो है उसका पहला चरण क्या होता है। जब आपको कोई समस्या है तो आप सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, तभी आप उसका हल निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, समस्या की पहचान करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनमें वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित करते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को क्या करना चाहिए? पूरी तरह नकार देना चाहिए, बिल्कुल गलत है, नकारना नहीं चाहिए। मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल गलत है, मानकीकृत ये भी गलत है। उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी दिया है अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन है विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल गलत है यहाँ पे, ठीक है, अनदेखा नहीं बल्कि स्वीकारना चाहिए। इसका तर्क आर दिया है यहाँ पे, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे ये तर्क जो दिया है ये भी गलत दिया है, क्योंकि संवेग और संज्ञान जो है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सही विकल्प चुनना है। तो आपको बता दें कि जो आपका अभिकथन भी गलत दिया हो और तर्क भी गलत दिया हो तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, ए और आर दोनों गलत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को किसके लिए प्रेरित करना होता है?
ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी कंठस्थ स्मरण, ऑप्शन सी स्वतंत्र चिंतन, ऑप्शन डी निष्क्रिय ज्ञान पुनरुत्पादन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन ए योग्यता के सत्य दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, ऑप्शन बी कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों से साझा न करके, ऑप्शन सी विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, ऑप्शन डी चिंतन या प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके। तो यहाँ पे क्या बताया, पूछा गया है कि अधिगम को किस प्रकार से सुसाधित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर, चिंतन या प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके। क्योंकि जब अधिगम को सुसाधित किया जाएगा तो बच्चों को मौके प्रदान किए जाएंगे, तो भी बच्चा अधिगम को आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी राइट आंसर। तो आज की क्लास के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए आप सभी एवरेस्ट एकेडमी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।